नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। मैंने आपको कल के ही वीडियो में बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और पूरी मेहनत के साथ मैं जी जान लगा के ये सीरीज स्टार्ट करूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, है ना। बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये सब संभव नहीं है। थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है, अगर अच्छे लोग देख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ाने में, मन से और ज़्यादा पढ़ाने का मन करता है, ठीक है ना। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। अब कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कहाँ गया। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि चैनल के हमारा जो चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जैसे ही जाइएगा ना आप, उसके प्लेलिस्ट में जैसे जाइएगा तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ठीक है ना। जैसे देखिए, ये वीडियो आपको जो है, ये वीडियो कुछ देर पहले मैंने मतलब 4-5 दिन पहले मैंने डाला था। ये वीडियो में देखिए, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम जो हुए थे ना, ग्रेजुएट लेवल के एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम जो हुए थे, उसमें जितने भी पॉलिटी क्वेश्चन लगभग जो है 130 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन उसमें से बहुत रिपीटेड थे। 130 से 140 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें बहुत रिपीटेड थे। तो मैंने इसमें 119 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर बताए गए कि भारत का संविधान ये है वो है, ऐसा नहीं। उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जितने सारे ऑप्शन में जितने आर्टिकल थे उन सभी को मैंने एक्सप्लेन किया है। जितने संविधान संशोधन थे, एक्ट थे, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा आपके लिए खास है। मैं हिस्ट्री ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री मैंने आज तक वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाला, एक भी चीज़ मतलब नहीं डाला। सिर्फ डाला था PYQ, 3-4 वीडियो डाला था, तो वो ज़्यादा मतलब नहीं था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ हिस्ट्री में स्टार्ट करूँ। पॉलिटी का ये वीडियो मैं कहता हूँ जरूर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और ये तो हो गया। और पॉलिटी अगर पूरा कंप्लीट करना है ना, पूरा कंप्लीट करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना। ज्योग्राफी भी आपको मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वो चीज़ें दिख जाएगी, ठीक है ना। तो समझ गए आप। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सीरीज, ठीक है। और दो टॉपिक इसमें ख़त्म करेंगे। एक हम करेंगे पाषाण काल के बारे में, एक करेंगे किसके बारे में, एक पाषाण काल इसमें पढ़ेंगे। पाषाण काल से आपके प्रश्न आते हैं। और एक टॉपिक इसमें हम पढ़ेंगे क्या, हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक ना। हड़प्पा या जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता। ये दो टॉपिक आज हम क्या करेंगे, खत्म करने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पूरा एग्जाम से पहले आपका हम पूरा खत्म कर देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। और इसी से प्रश्न आएंगे। और रिवीजन करेंगे थोड़ा सा फास्ट, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, रिवीजन करेंगे फास्ट, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं, ये देख लें। पाषाण काल, पाषाण काल में ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं पूरा पाषाण काल, एक क्या पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं, मध्य पाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है ना, पाषाण काल में ही। और एक पढ़ते हैं नव पाषाण काल। क्या पढ़ते हैं, नव पाषाण काल पढ़ते हैं। और फिर आगे चल के थोड़ा सा हम जो है ताम्र पाषाण काल भी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं, ताम्र पाषाण काल भी पढ़ लेते हैं ना। इसी सब से आपका प्रश्न जो है आता है, ठीक। बाकी वैसे अगर कहा जाए तो इधर हम जाके जो है, जो आपका क्या बोलते हैं, जो आपका पूरा पाषाण काल है उसको जो हम है, पूरा पाषाण काल को भी जो है निम्न पूरा पाषाण, निम्न पढ़ते हैं, उसमें उत्तर पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं ना, मध्य पूरा पाषाण काल। तो उतना इसको डिटेल में आपको जो है नहीं करने का भी जरूरत है, ठीक है ना। इतना आपको करने का भी जरूरत नहीं है। जो मैं कराऊंगा वो NF आपके लिए, NTPC के लिए, ठीक है ना, UG के लिए, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं सिर्फ हमने वही लिया है। जैसे पूरा पाषाण काल, पाषाण का मतलब क्या आता है, पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर होता है, स्टोन, स्टोन एज बोलते हैं ना। पाषाण काल को स्टोन एज मतलब पत्थर होता है, पाषाण का मतलब, ठीक है ना। तो हालांकि सब आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। पूरा पाषाण काल जो है कितना वर्ष पुराना है, मतलब कितना पुराना, तो 25 लाख ईस्वी पूर्व से 10,000 ईस्वी पूर्व, यानी कि हम कह सकते हैं कि 25 लाख BC से 10,000 BC, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है ना। तो इतना ये क्या पुराना है। ये सब कभी नहीं आया है कितना पुराना है, लेकिन क्या पता पूछ दे, तो इसलिए मैंने लिख दिया है, देख लेना बस खाली एक बार, ठीक है ना। यह इतिहास का सबसे लंबा काल है। यह क्या, पूरा पाषाण काल क्या इतिहास का सबसे लंबा काल है। इस समय मानव क्या करते थे, शिकारी और खाद्य संग्राहक थे, फूड गैदरर थे, मतलब फूड के लिए इधर उधर जो है भटकते रहते थे, ठीक है ना। प्रश्न यही आएगा आपका, बोलेगा कि किस काल में जो है मानव शिकारी थे, तो पूरा पाषाण काल में। खाद्य संग्राहक किस में थे, तो पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, ठीक है ना। यही प्रश्न आपका आएगा। और क्या पूछता है, इस काल में क्या खोज हुई थी, तो आग का आविष्कार जो है, आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था। आग का आविष्कार, मनुष्य ने आग का आविष्कार किया,
ठीक है ना, प्रयोग करना बाद में सीखा लेकिन खोज पहले किया, ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही पूछा जाता है हमेशा जब भी प्रश्न आया है, तो चाहे एसएससी में पूछा गया हो, एनटीपीसी में पूछा गया हो, बिहार एसएससी में पूछा गया हो, पूरा पाषाण काल से प्रश्न आया तो यही पूछेगा कि पाषाण आग की खोज किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में हुई, ठीक है ना। और प्रश्न क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं कि पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल है और वो स्थल से क्या चीज़ें मिली और वो स्थल है क्या, यही सब सवाल मेरे भाई आता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं PYQ उठा के तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ध्यान रख लीजिएगा, औजार क्वार्टजाइट पत्थर के बने बड़े और खुरदरे औजार यहाँ पर इसमें जो है आविष्कार हुए इस काल में। क्या क्या हुए, कुल्हाड़ी, हस्त कुठार से, ये सब क्या हुए, आविष्कार इसमें हुए। तो खोजने, जैसे कि अब प्रश्न आएगा कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका आपको पता है कहाँ, MP में। आपने जरूर कई बार PYQ के माध्यम से इसको किया होगा कि भीमबेटका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं और ये पूरा पाषाण काल का ही एक स्थल है। ये प्रश्न आएगा कि जो आपका जो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में है वो किस काल का है, तो वो आपका किस काल का है, तो पूरा पाषाण काल का। क्या है, पूरा पाषाण का। बस ऐसे ही प्रश्न आपका इसमें आएगा, तो आपको क्या कर लेना है, कंप्लीट, मतलब जो प्रश्न आएगा उसको आप अच्छे से बना लेना। समझ गए ना बात को। चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके क्या बोलते हैं, भीमबेटका गुफा है कौन काल से, पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ठीक है ना। हथनौड़ा बात करें, हथनौड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ से क्या मिले, यहाँ से मानव खोपड़े का सबसे पहला साक्ष्य मिला। मानव खोपड़े का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, तो हथनौड़ा में मिला है और ये मध्य प्रदेश में है, नर्मदा घाटी में स्थित है और ये भी पूरा पाषाण काल में खोजा गया एक स्थल था। समझ गए ना बात को। यही सब तो प्रश्न बनबे करता है यहाँ से। और फिर दो चीज़ और आता है, जैसे कि यहाँ पल्लवरम, पल्लवन आपका तमिलनाडु में, पल्लवन कहाँ आपका है, पल्लवन आपका तमिलनाडु में है। यहाँ रॉबर्ट ब्रूस फुट ने यहाँ से पहली हैंड एक्स यानी कुल्हाड़ी खोजी थी। यही सब प्रश्न एकदम VBI समझिए, यही सब तो पॉइंट पूछता ही है पूरा पाषाण काल से, कि बोलेगा कि हैंड एक्स कुल्हाड़ी की खोज किस स्थल से हुई है, तो पल्लवरम में। और पल्लवरम कहाँ है, तमिलनाडु। ये सब तो नाम ऐसा है साउथ इंडिया का, आपको पता ऐसे ही चल जाएगा, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। और रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, किसने की खोज, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अतिरपक्कम, इससे भी सवाल बहुत बार आया। अतिरपक्कम कहाँ है, तो पहले ध्यान रखिए कहाँ है, तमिलनाडु में। अतिरपक्कम कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है ना। यहाँ औजारों के साथ साथ जानवरों के जीवाश्म दांत और उनके खूड़ों के निशान मिले, इनके फुटप्रिंट मिले हैं। यानी कि जानवरों के जीवाश्म के फुटप्रिंट कहाँ मिले हैं, तो ये मिले हैं आपके खूड़ों के फुटप्रिंट, ये अतिरपक्कम तमिलनाडु में मिले। इतना आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान रखना है। और ये चीज़ें जो पल्लवरम में नहीं पाई गई थी ना, पल्लवरम में नहीं, क्योंकि पल्लवरम अतिरपक्कम दोनों तमिलनाडु में है ना। तो पल्लवरम से क्या मिले, यहाँ आपके जो है यहाँ से कुल्हाड़ी खोजी गई। हथनौड़ा MP में क्या, मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला। भीमबेटका से जो गुफाकारी चित्र है उसके साक्ष्य मिले, ठीक है ना। अतिरपक्कम से जो मानव के क्या बोलते हैं, जानवरों के जीवाश्म और उनके खूड़ों के निशान फुटप्रिंट मिले थे, ठीक है ना। चलिए, इतना ध्यान रखना है। और भी कुछ स्थल है, जैसे कि सोहन घाटी बात करें, सोहन घाटी ये भी संबंधित है पूरा पाषाण काल से, है ना। इस पे चापर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है, चापर चॉपिंग संस्कृति भी कहा जाता है सोहन घाटी, ठीक है ना। इतना ध्यान है, बस इतना ही आपका पूरा पाषाण काल से इतना ही इंपॉर्टेंट। हालांकि बहुत सारा स्थल है लेकिन उतना याद करना थोड़ी ना पॉसिबल है, और वो सब आते भी नहीं, यही सब घुमा फिरा के पूछते रहता है, ठीक है ना। अब मध्य पाषाण काल की थोड़ा सा हम देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल में देखिए, अब चूंकि मध्य पाषाण काल यानी पूरा पाषाण के बाद आया होगा मध्य, यानी कि मध्य का पाषाण काल। जैसा हमने देखा कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो लोग क्या करते थे, वो आपका शिकारी करते थे, है ना, इधर उधर खाने के लिए भटकते रहते थे, घुमंतू टाइप का जीवन था उसका, ठीक है ना। तो उनका अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इनका पहले ध्यान रखिए, मेसोलिथिक एज बोलते हैं, ये 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 4 यानी कि 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक इनका मतलब ये इतना में कंप्लीट हुआ, ये इसका रहा, ठीक है ना, समय काल रहा मध्य पाषाण काल का, मेसोलिथिक एज का। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण, यानी कि मध्य पाषाण के बाद क्या आएगा, नव पाषाण, नियोलिथिक एज आएगा। तो पूरा पाषाण काल और आपका नव पाषाण काल, इन दोनों के बीच का काल है आपका क्या, मध्य पाषाण काल, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ है कि सबसे जो मुख्य बात हुए, से मुख्य जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बात इसमें पूछी जाती है, क्या क्या इसमें खोज हुए, छोटे पत्थरों के औजार जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। ये इसका सबसे मुख्य पॉइंट है ना, मुख्य पॉइंट है कि छोटे पत्थरों के औजार जो हैं ये कहाँ पर खोज, किस काल में खोज हुए, तो मध्य पाषाण काल में, मेसोलिथिक एज में। इसको माइक्रोलिथ कहा, छोटे पत्थरों का औजार, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ, पशुपालन का शुरुआत हुआ।
क्या हुआ, पशुपालन शुरुआत। बोलेगा पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ, तो मध्य पाषाण काल में हुआ। आग का खोज किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। समझ गए ना बात को, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल है उसको देख लेते हैं, जैसे कि बागोर। बागोर कहाँ है, तो ध्यान रखना कहाँ है, तो राजस्थान में। बागोर कहाँ, राजस्थान में। यहाँ से पशुपालन के सबसे प्राचीन और बड़े साक्ष्य मिले, यानी कि पशुओं को जो पालने वाला जो बात है, सबसे पहले यहीं से इसका साक्ष्य मिला। कहाँ से, बागोर, राजस्थान से। समझ गए ना बात को। चलिए, एक महदहा, और भी कुछ इंपोर्टेंट, महदहा, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों और सींगों से बने उपकरण और आभूषण मिले। महदहा कहाँ है, ये आपका यूपी में। महदहा कहाँ आपका, ये यूपी में है। महदहा कहाँ, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डियों और सींगों से बने उपकरण और आभूषण मिले महदहा से। और ये भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। समझ गए ना बात को। अब अभी देखिए, रिसेंटली एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया सवाल है। रिसेंटली एनटीपीसी ग्रेजुएट में रिसेंटली पूछा गया सवाल है, लंगनाज के बारे में पूछा था कि लंगनाज है कहाँ, तो ये लंगनाज गुजरात में है। लंगनाज आपका कहाँ है, तो लंगनाज आपका जो है गुजरात में है। ठीक है ना, कहाँ, ये आपका गुजरात में है। और ये गुजरात के किस जिले में है, ये भी पूछा था, गुजरात के मेहसाना जिले में, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट में। यहाँ से क्या क्या मिले थे, तो छोटे पत्थरों के भारी मात्रा उपकरण मिले और शिकार संग्रहण गतिविधियों के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। कहाँ, लंगनाज में। तो लंगनाज क्या आपका, ये एक आपका मीजोलिथिक काल है, मीजोलिथिक स्थल है, सॉरी क्या है, यानी कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है आपका ये। और कहाँ है, गुजरात के मेहसाना जिले में। आई होप कि यहाँ तक जो है रिविजन आपका अच्छे से हो गया। एक फिर और है, जैसे आदमगढ़ बात करें तो आदमगढ़ आपका कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ, मध्य प्रदेश में। यहाँ से भी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, आदमगढ़ है कहाँ, मध्य प्रदेश में, और ये मध्य पाषाण कालीन एक स्थल है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, बागोर, महदहा, लंगनाज, आदमगढ़, ये सब सारे आपके, और सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश, ये सारे आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है ना, जो सराय नाहर है, यहाँ से युद्ध और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले। यहाँ से क्या मिले हैं, युद्ध और मानवीय आक्रमण के साक्ष्य मिले हैं सराय नहर राय में। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपका आता है क्या, अब आपका आता है नव पाषाण काल स्थल। क्या आता है आपका, नव पाषाण काल स्थल आपका आता है। तो अब हम देख लेते हैं नव पाषाण काल स्थल। ये जूम नहीं हो रहा है, इसको हाथ से ही कर देते हैं। हाँ, नव पाषाण काल स्थल मतलब नियोलिथिक एज। क्या है ये आपका, नियोलिथिक एज। इसका जो था, ये सबसे समझिए कि पाषाण काल का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा विकसित कह सकते हैं ना। यहाँ पर लगभग सब चीज़ का मतलब ठीक ठाक मानव विकास इसमें हो गया था, बहुत ज़्यादा। हर एक चीज़ का इसमें लगभग वो कर लिया था, ताकि मतलब लगे कि नहीं मनुष्य अब ठीक ठाक विकसित थोड़ा बहुत हुआ है ना। तो 10,000 ईसा पूर्व, 10,020 से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक ये इसका समय काल रहा है। इस काल में मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, देखिए मैंने लिखा भी है। और वह शिकारी से उत्पादक बन गए, मतलब वो उत्पादन करने लगे, कृषि वगैरह करने लगे। पहले तो वो खुद शिकारी थे, मतलब उत्पादन क्या करेंगे, खुद और ख़त्म करने में चले थे, उत्पादन कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन अब उत्पादक बन गए, कृषि वगैरह करने लगे। ठीक है, मुख्य खोज क्या क्या उसमें, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि की शुरुआत हुई, और अस्थायी निवास। पहले क्या करते थे, शिकारी करते थे और एक जगह नहीं रहते थे। यहाँ खाएं फिर दूसरे जगह खाने चले गए, वहाँ रहे थोड़ा बहुत, फिर दूसरे जगह रहने चले गए, थोड़ा देर यहाँ रहे फिर दूसरे जगह रहने चले गए। मतलब उसका घुमंतु जीवन था। लेकिन नवपाषाण काल में ये सब चीज़ें खत्म हो गई और मनुष्य अस्थायी निवास करने लगा, मानव। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, पहिए का आविष्कार, कृषि की शुरुआत, अस्थायी निवास, ये सब आपके नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज में ये सब देखने को हमें मिला है। और पत्थर के पॉलिशदार औजार इसमें हमें मतलब मनुष्य ने बनाना स्टार्ट किया इसमें। ठीक है ना, बाकी महत्वपूर्ण स्थल देखते हैं। महत्वपूर्ण स्थल मेहरगढ़ देखिए, ध्यान रखिए, मेहरगढ़ कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान में है। और यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले, कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य, मतलब कृषि का भी खेती सबसे जो पुराना साक्ष्य कृषि कहाँ की जाती थी, तो मेहरगढ़ से ये मिले हैं साक्ष्य इसके। ठीक है ना, ध्यान रखिए, जौ और गेहूं की खेती। ठीक है ना, चलिए, तो यहाँ से कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले, कहाँ से, मेहरगढ़ से। तो पूछता है कि कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। मेहरगढ़ कौन सा स्थल है, तो मेहरगढ़ एक नियोलिथिक स्थल है, यानी कि नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्जहोम ये कहाँ आपका, कश्मीर में है। यहाँ से क्या क्या देखने को मिला था, यहाँ लोग जमीन के नीचे जो है गड्ढों में रहते थे, गर्त आवाज को बोला था। और मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले, यानी कि मालिक के साथ कुत्ते को भी दफना दिया जाता अगर वो मरता था
तो मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्ज हो जम्मू कश्मीर। याद रहेगा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोलडीवा उत्तर प्रदेश। कोलडीवा कहाँ है? कोलडीवा भी आपका नवपाषाण कालीन स्थल है और ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ से क्या मिले? विश्व में चावल के प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। विश्व में चावल के जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं कहाँ से मिले सबसे पहले? तो कोलडीवा उत्तर प्रदेश से मिले सबसे पहले चावल के साक्ष्य। समझ गए ना बात को। नेक्स्ट बात करते हैं चिरौंद बिहार। बहुत बार पूछा जाता है ये। यहाँ से भारी मात्रा में हड्डियों के बने औजार मुख्यतः हिरण के सींग मिले हैं। तो चिरौंद कहाँ में है? बिहार में है। यहाँ से भारी मात्रा में क्या मिले? हड्डियों के बने औजार मिले। और बता देता हूँ चिरौंद जैसा कि मुझे पता है ये आपके बिहार के छपरा जिले में है ना। हमें जैसा पता है, जैसा मैंने याद किया है, छपरा जिले में है। ठीक है ना, बाकी गलती होगा तो आप देख लो, लेकिन छपरा जिले में ये। ठीक है ना। तो यहाँ से भारी मात्रा में हड्डियों के बने औजार मुख्यतः हिरण के सींग मिले। कहाँ से? चिरौंद बिहार से। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था। रिसेंटली अभी एनटीपीसी में, जैसे मैंने बताया ना अभी कि मध्य पाषाणकालीन स्थल से क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि लंगनाथ जो है, क्या पूछा गया था? कि लंगनाथ जो आपका है, लंगनाथ कैसा स्थल है? तो लंगनाथ आपका मध्य पाषाणकालीन स्थल है। लंगनाथ के आपका मध्य पाषाण काल एक स्थल है जहाँ से हमें जो है छोटे छोटे पत्थरों के उपकरण का प्रमाण हमें मिला था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, और गुजरात के मेहसाना जिले में। उसी तरह नवपाषाण कालीन से क्वेश्चन पूछा गया था अभी जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएट लेवल में कि तुर्की में स्थित एक गोबेकोली टेपे एक सबसे पुराना मंदिर है। सबसे क्या पुराना मंदिर है? दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर है, समझ रहे ना। ये पूछा गया था। तो ये किस काल का ये मंदिर है? तो ये नवपाषाण कालीन धार्मिक स्थल है। ये सवाल पूछा गया था। गोबीकले टपे टी आकार का है। कैसा आकार का है? टी आकार का ये मंदिर है। दुनिया का सबसे पुराना मंदिर तुर्की में स्थित गोबीकले टपे माना जाता है, जो लगभग 11,600 साल पुराना है। यह एक नवपाषाणकालीन धार्मिक स्थल है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था इससे से सवाल आपके बनेंगे, जो मैंने आपको बताया कि पाषाण काल में 3 महीने बताया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ताम्रपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल को भी देख लेते हैं, उसके बाद सिंधु सभ्यता देखेंगे। ठीक है, ताम्रपाषाण युग देख लेते हैं। ठीक है ना। देखिए हमने इसका अलग से पीडीएफ नहीं बनाया था, तो इसको हमने इसे लिख लिया है। इसका जो समय काल ध्यान रखिएगा 2500 BC से 700 BC। कहीं कहीं आपको 3000 BC से 700 BC भी दिखेगा। ठीक है ना। ये समय काल इसका नहीं पूछा जाएगा, ये अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना। जो क्वेश्चन इससे बनेंगे वो मैं आपको सारा कंटेंट हमने यहाँ पर लिखा हुआ, जो क्वेश्चन बनेंगे ध्यान रखिएगा कि ताम्रपाषाण युग जो है आया कब? तो नवपाषाण काल के बाद आया। कब आया आपका ये? नवपाषाण काल के बाद आया ये। नवपाषाण काल के बाद आया है। ठीक है ना। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि पहली बार मानव ने जो है धातु का प्रयोग किया, और वो कौन सा? तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा। इसीलिए इसका ताम्रपाषाण युग रखा गया नाम इसका। ठीक है, ताम्रपाषाण, तांबे का यूज इसमें हुआ पहली बार मनुष्य को द्वारा। और तांबा प्लस पत्थर का यूज तो मनुष्य पहले ही कर रहे थे पाषाण काल से, चूँकि ये भी पाषाण काल का ही पार्ट है। पत्थर तो यूज पहले से कर रहे थे, उसका प्रयोग उन्होंने बंद नहीं किया। अभी भी जो है अब तांबा और पत्थर का यूज एक साथ करने लगे उसका औजार बनाने के लिए। ठीक है ना। तो ये तांबा और पत्थर का एक साथ यूज आपका ताम्रपाषाण युग में देखने को मिला, और मानव द्वारा यूज प्रथम धातु तांबा था। ताम्रपाषाण युग में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय क्या था? वही था कृषि एवं पशुपालन था। क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। और इस काल में मृदभांड बनाने में जो लोग थे वो निपुण थे मनुष्य। मृदभांड क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। क्या होता है? मिट्टी के बर्तन। समझ गए ना। और जो ताम्रपाषाण युग थी ये कहाँ कहाँ फैली थी? ये आपके राजस्थान में फैली थी, मध्य प्रदेश में फैली थी, महाराष्ट्र में फैली थी, और बिहार बंगाल में ये पूर्वी जो बिहार बंगाल है उसमें ये फैला हुआ था। तो प्रश्न अब और किससे आता है? ये तो पहला प्रश्न बनता है कि मृदभांड बनाने में निपुण थे ये, और मुख्य व्यवसाय वाला तो बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन ये जो आपका है कि ये जो आपका क्या बोलते हैं कि मानव द्वारा यूज प्रथम धातु कौन सा? तांबा। ये सब बहुत बार पूछे जाते हैं, और तांबा पत्थर का एक साथ यूज जो है ताम्रपाषाण काल में, ये सब पूछे जाते हैं। अब और क्या आता है? ये पूछता है कि राजस्थान में संस्कृति का नाम क्या था, मध्य प्रदेश में संस्कृति का नाम क्या था, ये पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो आप ले सकते हैं, इसको मैं हटाने वाला हूँ। तो ताम्रपाषाण जो संस्कृति थी कहाँ कहाँ तक फैली थी? मैंने बताया कि राजस्थान, महाराष्ट्र, पूर्वी बंगाल, बिहार जो हो गया आपका है ना, बंगाल बिहार दोनों उस समय एक ही था, और आपका मध्य प्रदेश, यहाँ ये क्या था? फैला था। जैसे कि जो मध्य प्रदेश में जो फैला था उस संस्कृति का नाम क्या था?
संस्कृति का नाम था आपका, जैसे कायथा संस्कृति हो गया, मालवा संस्कृति, ये कहाँ फैला था? मध्य प्रदेश में था, है ना। तो बस क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट ऐसे आ जाते हैं कि जो कायथा संस्कृति था, जो कायथा संस्कृति वो किस काल का संस्कृति है? तो ताम्रपाषाण काल का संस्कृति है, ठीक है ना। और ये नर्मदा नदी के तट पर ये संस्कृति बसी थी, मालवा संस्कृति, ठीक है ना। तो कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति दोनों आपके कहाँ थी? मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन एक संस्कृति थी, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी देखेंगे स्थल भी कौन कौन सा था। फिर जोरवे संस्कृति बात करें तो परवरा नदी के तट पर जो है, परवरा नदी के तट पर ये देखने को मिलता है। और ये महाराष्ट्र में उत्तरी दक्कन का जो क्षेत्र था, ठीक है ना, वहाँ जोरवे संस्कृति ये फैली थी, ठीक है ना। ध्यान रखिए, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर। फिर एक आहार संस्कृति जो है राजस्थान में बनास नदी के तट पर, ये कौन सी नदी के? बनास नदी के तट पर ये फैली थी ये संस्कृति, आहार संस्कृति। और पूर्वी बंगाल तो ये सिर्फ ऐसे ही था, मतलब ऐसे ही संस्कृति का नाम था। तो कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति एमपी मध्य प्रदेश में, जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में परवरा नदी के तट पर, आहार संस्कृति राजस्थान में बनास नदी के तट पर, ठीक है ना। तो ये सारी संस्कृति जो है ये आपके ताम्रपाषाण संस्कृति यहाँ सब तक फैली थी। अब सवाल और क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं ऐसे कि जो स्थल है, कौन कौन से स्थल राजस्थान में है, यानी कायथा संस्कृति से कौन संबंधित है, ये इसको अब देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसका, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट जगह थे पूछे जाते हैं डायरेक्ट, बस उसको देखना है। जैसे कि आहार संस्कृति राजस्थान में थी, तो आहार एक जगह भी था, तो ये आपका आहार कहाँ था? तो राजस्थान में था। गिलुंड, बालाथल, ये सब सारे आपके कहाँ थे? राजस्थान में थे। गणेश्वर, ये भी एक राजस्थान में था। गणेश्वर के बारे में ध्यान रखिएगा कि गणेश्वर से जो है सबसे अधिक ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई थी। सबसे सर्वाधिक जो ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई ताम्रपाषाण कालीन युग में, सबसे अधिक ताम्र वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई? तो गणेश्वर से प्राप्त हुई, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कि नवदा टोली, कायथा, ये सब सारे स्थल जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल थे, ये सारे आपके कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे। और आप नवदा टोली के बारे में ध्यान रखिएगा कि नवदा टोली जो है ये मालवा संस्कृति का पार्ट है और सबसे बड़ी ताम्रपाषाण काल बस्ती थी, समझ गए ना। सबसे बड़ा जो साइट था ताम्रपाषाण कालीन का वो नवदा टोली ही था, सबसे बड़ा बस्ती, जो कि मालवा संस्कृति का एक पार्ट था मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति में क्या क्या देखने को मिला? नेवसा, इनाम गांव, दैमाबाद। और ये दैमाबाद जो आपका है, दैमाबाद जो आपका है ये जोड़वे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। जोड़वे संस्कृति का क्या? जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल, ठीक है ना। जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद। और ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती नवदा टोली, ठीक है। और सबसे अधिक ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई गणेश्वर से, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसको ज़्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, बस ये मिदनापुर मैंने लिख दिया है, मिदनापुर एक ताम्रपाषाण कालीन स्थल था, ठीक है ना। तो ये ताम्रपाषाण काल भी आपका खत्म हुआ, इससे इतना ही सवाल आपका बनेगा। अब मेन देखते हैं सिंधु सभ्यता, फिर वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब देख लेते हैं सिंधु सभ्यता। ये मेरा खुद का नोट्स है। देखिए, कुछ चीज़ मैं टाइप कर लेता हूँ और टाइप करने का मन नहीं, जब मेरा नहीं करता तो मैं ऐसे आपको जो मेरा नोट्स है, क्योंकि मैं अपने नोट्स से ही टाइप करके आपको जो भी कंटेंट दे रहा हूँ सारा ये मेरा बनाया हुआ नोट्स है, ठीक है ना। तो इसको हम देखते हैं अपने नोट्स के माध्यम से, इसको मैंने अलग से टाइप नहीं किया। सिंधु घाटी सभ्यता देखते हैं, सिंधु सिविलाइजेशन। ये कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी और इसका समय काल क्या था? 2600 बीसी से 1700 बीसी। कहीं कहीं आपको जो है 2500 बीसी से 1750 बीसी भी दिखता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा इधर उधर होता है, ठीक है ना। और ये इसका समय काल पूछा जाता है, तो पूछा जाता है तो ये 2600 बीसी से 1700 बीसी कहीं कहीं ऑप्शन देगा। तो अगर 2600 बीसी से 1700 बीसी अगर ऑप्शन नहीं दिया तो 2500 से 1750 बीसी देगा। तो इसी के आसपास हमेशा देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला जो खोजा गया स्थल था वो कौन सा था? हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा था, ठीक है ना। और ये कहाँ तक फैली थी? तो पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी यूपी, बलूचिस्तान और सिंध में ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला था, जिसको हड़प्पा सभ्यता ही बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसका चौहद्दी देख लेते हैं। चौहद्दी इसका क्या है? बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर में कौन सा स्थल स्थित है? तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल है। उत्तरी स्थल जो कि जम्मू कश्मीर के मांडा में है।
वही हम दक्षिणी की बात करें तो 2 से दक्षिणी, 2 से दैमाबाद। अभी हमने जस्ट देखा था दैमाबाद के बारे में कि ये जोरवे संस्कृति का एक स्थल था, जो कि जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा ताम्रपाषाणकालीन स्थल था और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल था। ठीक ना, दक्षिणी स्थल था दैमाबाद। 2 से दैमाबाद, 2 से दक्षिणी। पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर यूपी। आलमगीरपुर यूपी जो है ये पूर्वी स्थल था हड़प्पा सभ्यता का। पश्चिमी की बात करें तो सुतकांगेडेर। कहाँ सुतकांगेडेर कहाँ है? बलूचिस्तान के मकरान तट में है। सुतकांगेडेर ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है और बलूचिस्तान में है वर्तमान में, और ये मकरान तट में है। ठीक है ना। आगे देखते हैं फटाक से। हड़प्पा वासी जो मुख्यतः है कौन सा औजार उपयोग करते थे? तो एक कांसे और तांबे से बने औजार उपयोग करते थे। क्या करते थे? कांसे और तांबे, क्योंकि उसके ही समांतर था, ताम्रपाषाण कालीन के समांतर ही ये सभ्यता थे। ठीक है ना। हड़प्पावासी सभ्यता मुख्यतः क्या यूज करते थे? तो कांसे और तांबे से बने औजार का उपयोग करते थे। ठीक है ना। अब प्रमुख स्थल देख लेते हैं, है ना, इसी से तो सवाल ही पूछता है। जैसे हड़प्पा की बात करें तो पहले पूछेगा कि हड़प्पा जो है कहाँ है? तो हड़प्पा वर्तमान में पंजाब प्रांत में पाकिस्तान में है। पंजाब भारत वाला नहीं, पाकिस्तान वाला। हड़प्पा अभी कहाँ है? सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा ही है। ठीक है ना, अभी बोले थे ना। और ये है कहाँ? ये पाकिस्तान में है। ठीक है ना, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये भी पूछता है। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा खोज की थी। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर है। हड़प्पा में क्या क्या पाए गए थे? 12 अन्नागार पाए थे, 6 एक पंक्ति में, 6 एक पंक्ति में। लिपि कौन सी थी सिंधु घाटी सभ्यता की? भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी। और राइटिंग कैसे किया जाता था? दाएं से बाएं, दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। ठीक है ना। चलिए चनुद्रो की बात करते हैं। चनुद्रो ये आपका कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो था, जो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में स्थित चनुद्रो है। चनुद्रो का लोकेशन कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। चनुद्रो की खोज किसने की थी? तो गोपाल मजुमदार ने। किसने खोज की है? गोपाल मजुमदार ने चनुद्रो की खोज की थी। और सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत में, मोहनजोदड़ो के दक्षिण में, क्योंकि मोहनजोदड़ो खुद सिंध प्रांत में है ना। और चनुद्रो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर। चनुद्रो किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है ना। और यहाँ से क्या क्या मिले? मनके बनाने के कारखाने। मनके बनाने के कारखाने ये आपके यहीं से मिले, है ना। मनके बनाने के कारखाने यहीं से मिले। और मनके बनाने के कारखाने जो है ना, लोथल एवं चनुद्रो से भी मिले थे। लोथल एवं चनुद्रो से भी मिले, ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध प्रांत में है ना। और मोहनजोदड़ो के दक्षिण में कौन है? चनुद्रो है। अभी जस्ट देखें तो मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिले हैं? नृत्य करती युवती की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। नृत्य करती युवती की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। दाढ़ी वाला पुरुष जो कि सेलखड़ी की बनी थी, दाढ़ी वाला पुरुष जो कि सेलखड़ी की बनी थी, वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से बनी है। माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली। क्या क्या मिली यहाँ पर? माँ देवी की मिट्टी की मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानघर मिला, विशाल अन्नागार मिला यहाँ से। मृतकों का टीला, इसको माउंट ऑफ डेड कहते हैं, वो यहीं से मिला। पशुपति की सील मिली यहाँ पर। तो ये सारे आपको इसी से मिले। ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। और अगर ये पूछ लेगा, क्योंकि मोहनजोदड़ो तो भारत में है नहीं, सिंध प्रांत में है, अगर ये पूछ लेगा कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखीगिरी है हरियाणा में। ओवरऑल पूछेगा कि सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। अगर बोलेगा कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो राखीगिरी हरियाणा। ठीक है ना। अब लोथल के देख लेते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में लोथल है। ठीक है ना। और सब यहाँ लोथल में प्राकृतिक बंदरगाह, जो पोर्ट था आपको लोथल में मिले। लोथल में क्या मिले? प्राकृतिक बंदरगाह मिले। जहाज़ बनाने का स्थान यहाँ हमें देखने को मिला। टेराकोटा, जहाज, आग की वेदी, संयुक्त दफन, मतलब कि एक साथ 2 व्यक्ति को दफनाना। भोगवा नदी के तट पर है। लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है ना। और लोथल की खोज किसने की थी? रंगानाथ राव ने की थी। लोथल की खोज किसने की थी? रंगानाथ राव ने की थी 1954 में, है ना। लोथल की खोज किसने की थी? तो रंगानाथ राव ने की थी 1954 में। और लोथल किस नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पर है
है ना। और क्या क्या मिले लोथल से, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले लोथल से, क्या मिले, अग्निकुंड के साक्ष्य मिले, है ना। चलिए, अग्निकुंड का जो साक्ष्य है लोथल एवं कालीबंगा दोनों से मिले, ये भी ध्यान रखिएगा। हमने देखिए एक्स्ट्रा बातें भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला था और कालीबंगा से भी मिला था। कालीबंगा से भी मिला था अग्निकुंड का साक्ष्य और लोथल से भी मिला था। कालीबंगा बात कर लेते हैं, इसको देखते हैं। राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है। ब्लैक बेंगल जो काली चूड़ियाँ हैं, काली जो चूड़ियाँ हैं वो कहाँ से मिले थे, कालीबंगा से मिले थे, ब्लैक बेंगल्स के साक्ष्य। जूते हुए खेत के प्रमाण जो है कालीबंगा से ही मिले हैं। हर घर में कुएं मिले थे कालीबंगा में। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग यहीं पर देखने को मिला था। अग्निकुंड मैंने बताया कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों से मिले हैं। लोथल एवं कालीबंगा दोनों से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई, खोज वलय के बारे हम देख लेंगे, आगे भी लिस्ट उसका आएगा, ठीक है ना। सुतकांगेडेर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। सुतकांगेडेर कहाँ है, सुतकांगेडेर अभी हम देखे थे ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है सुतकांगेडेर। क्या है, पश्चिमी स्थल। दक्षिणी स्थल दैमाबाद, पूर्वी स्थल आलमगीरपुर और नॉर्थ यानी उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर। अभी पूरा देखे थे चौहद्दी इसका। तो सुतकांगेडेर आपका तटीय शहर है, ये क्या है, तटीय शहर है, ध्यान रखिए, तटीय शहर मतलब समुद्र किनारे। घोड़े के साक्ष्य मिले थे और दासक नदी के किनारे स्थित है। घोड़े के साक्ष्य कहाँ मिले, सुतकांगेडेर मिले। और तटीय शहर मिले यानी कि समुद्र किनारे, बीच के किनारे। और सुतकांगेडेर किस नदी के किनारे स्थित है, दासक नदी के किनारे स्थित है। दासक नदी के किनारे स्थित है सुतकांगेडेर। धौलावीरा की बात करें तो आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की है। आर.एस. बिष्ट ने इसकी खोज की है। कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिले में है। गुजरात के कच्छ जिले में धौलावीरा। लूनी नदी के किनारे स्थित है। कौन है, लूनी नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है। पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जिसे 2021 में यूनेस्को में शामिल किया गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है कि धौलावीरा मतलब पूछेगा ऐसा कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है या सिंधु घाटी सभ्यता का साइट है जिसे यूनेस्को में शामिल किया 2021 में, तो वो धौलावीरा है, ठीक है ना। 2021 में इसको यूनेस्को में शामिल किया, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया इन 2021। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हर बार पूछा जाता है कि जल संरक्षण प्रणाली का जल संरक्षण प्रबंधन कहाँ से मिला, ये मिला धौलावीरा से ही मिला। कहाँ से मिला, धौलावीरा से। जल संरक्षण प्रणाली धौलावीरा से ही मिला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और कुछ एक्स्ट्रा और बातें लिखें। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन है, भिराना है। सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कहाँ है, भिराना है। कहाँ है, भिराना है, ठीक है ना। चलिए राखीगिरी की बात करते हैं तो ये भी आपका हरियाणा के हिसार जिले में है। राखीगिरी कहाँ है, हरियाणा के हिसार जिले में है। और ये आपका सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत में, अभी जस्ट देखे थे। ओवरऑल पूछेगा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल तो मोहनजोदड़ो। भारत में पूछेगा सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल तो राखीगिरी हरियाणा में है, ठीक है ना, हरियाणा के हिसार जिले में है। और टेराकोटा के बने खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, राखीगिरी से। टेराकोटा के बने खिलौने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो राखीगिरी से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। बनवाली की बात करते हैं तो बनवाली, क्या बात करते हैं, बनवाली ये भी हरियाणा के हिसार जिले में है। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य जो है बनवाली से मिले हैं। रंगोई नदी के तट पर बनवाली स्थित है। रंगोई नदी के तट पर बनवाली स्थित है। आई होप कि ये सारा चीज़ आपके माइंड में जा रहा होगा या अच्छा से रिविजन हो रहा होगा पहले अगर आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो बनवाली कहाँ है, बनवाली हिसार हरियाणा में है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य मिला बनवाली में। और आपके राखीगिरी से क्या मिला, राखीगिरी से आपका जो है टेराकोटा के बने खिलौने मिले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में गढ़ क्या होता है। ये एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, गढ़ क्या होता है। मुख्य पर्पस गढ़ बनाने का ये था कि प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। जो गढ़ होता था ना, ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था गढ़ सिंधु घाटी सभ्यता में। चूँकि नगरीय सभ्यता थी तो ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया, उसको गढ़ बोला जाता था। तो गढ़ बनाने का उद्देश्य ये था कि प्रशासनिक और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना। मैं इसको इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि डायरेक्ट प्रश्न पूछा एनटीपीसी में ग्रेजुएट प्ला में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गढ़ था उसका उद्देश्य क्या था, क्यों उसको बनाया गया था। तो प्रशासनिक कार्यों का और सार्वजनिक कार्यों का आयोजन करना, ठीक है ना। निचला शहर बात करते, यह शहर के निचले हिस्से में था। यह भाग गढ़ से काफ़ी बड़ा था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो गढ़ बनाए जाते थे, यह जो निचला शहर था यह क्या था, गढ़ से काफ़ी बड़ा था।
आवासीय आवास भी था। ये क्या निचला शहर क्या था? ये आवासीय आवास था। सिंधु घाटी सभ्यता में जो निचला शहर था वो क्या था? आवासीय आवास था। और बात करते हैं, देखिए कुछ जो छोटा रहता है ना, मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, थोड़ा जूम भी करता हूँ आपको। एक सोर्टुगई एक स्थल है जो कि अफगानिस्तान में है। या नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले, नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमाण मिले, ऑक्सस नदी एवं कोक्सा नदी के संगम पर स्थित है। ये सवाल अभी रिसेंटली पूछा गया था ना। सोर्टुगई जो है ये हड़प्पा सभ्यता स्थल अफगानिस्तान में है। नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमाण, नहरों द्वारा सिंचाई के प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो ये मिले हैं सोर्टुगई में। कहाँ मिले? सोर्टुगई में, ठीक है ना, अफगानिस्तान में। ऑक्सस नदी एवं कोक्सा नदी के संगम पर स्थित है। चन्हुद्र में गढ़ नहीं पाए गए थे। चन्हुद्र में गढ़ पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सभ्यता है, ऐसा कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है जिसमें गढ़ नहीं पाए गए थे? चन्हुद्र में गढ़ नहीं पाए गए थे, ठीक है ना। और धौलावेरा जो है 3 भाग में विभाजित है। धौलावेरा कितने भाग में है? 3 भागों में। गढ़, मिडिल टाउन, निचला टाउन। गढ़, मिडिल टाउन, निचला टाउन, ठीक है ना। बोलेगा पूछ, देखिए ये सब सवाल जो लिखा हमने सब पूछा गया सवाल है लुसेंट का, ये इसमें लुसेंट का ही पॉइंट है। और जो एक्स्ट्रा सवाल पूछता है जो लुसेंट में नहीं रहता है उसको हमने ये जो जैसे गढ़ का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये सब जो है जल्दी लुसेंट में अच्छे है लेकिन उतना नहीं समझ पाइएगा ना, तो हमने इसको इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो कि लुसेंट में नहीं रहती और बाहर पूछता तो मैंने उसको इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, ग्रिड पद्धति अपनाई। सिंधु घाटी सभ्यता में कैसी पद्धति अपनाई गई? ग्रिड पद्धति अपनाई गई। कैसी पद्धति? ग्रिड पद्धति अपनाई गई। और सड़कें जो है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में चलती थी। सड़कें जो हैं बोलेगा सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें कैसी चलती थी? तो NS यानी उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में दिशा में चलती थी। चलिए, मुख्य फसल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल क्या था? तो गेहूं और जौ था, ठीक है ना। यह लोग यातायात के लिए बैलगाड़ी या भैंसगाड़ी का यूज करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यातायात के लिए क्या यूज करते थे? बैलगाड़ी और भैंसगाड़ी का यूज करते थे। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के, अच्छा पूछता है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के शहरों को मतलब कि जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो पिग्गट ने कहा है। किसने कहा है? पिग्गट ने कहा है, ठीक है ना। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो धरती को उर्वरता देवी मानते थे। क्या मानते थे? धरती को उर्वरता देवी मानते थे। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा भी प्रचलित थी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। स्वास्तिक चिन्ह इसी सभ्यता की देन है। जो स्वास्तिक चिन्ह देखे हैं ना आप, स्वास्तिक चिन्ह जो है किस सभ्यता की देन है? तो इसी सभ्यता की देन है स्वास्तिक चिन्ह। समझ गए बात को ना। चलिए, कोई भी मंदिर नहीं मिला इस कल्चर में। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या मिला था? कोई भी मंदिर नहीं मिला था, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और कुबड़ वाला सांड जो था, कुबड़ वाला सांड वो विशेष पूजनीय था। कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता में विशेष पूजनीय था। जैनदेव समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। कैसा था? मातृसत्तात्मक था। सूती एवं ऊनी वस्त्रों का यूज करते थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो आदमी थे, मनुष्य थे, वो क्या करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्रों का यूज करते थे। यह लोग तलवार से परिचित नहीं थे। पूछा जाता कई बार कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो तलवार से परिचित नहीं थे। क्या थे? तलवार से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आग में पकी हुई मिट्टी को, आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, बल्कि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। हड़प्पा में क्या किया जाता था? शवों को जलाया जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को क्या करता था? जलाया जाता था और हड़प्पा में दफनाया जाता था, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियाँ मिली, मतलब कि लाशों का जोड़ा मिला था लोथल एवं कालीबंगा में। लोथल एवं कालीबंगा में मिला था, ठीक है ना। चलिए, और अग्निकुंड के साक्ष्य पता है ना, लोथल एवं कालीबंगा दोनों से मिले थे। यह लोग कपास की खेती करने वाले प्रथम थे, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कपास की खेती करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। सुतकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े के पंजर मिले हैं। सुतकोटदा, कालीबंगा एवं लोथल से घोड़े क्या मिले? घोड़े के पंजर मिले हैं, ठीक है ना। तौल के यूनिट की क्या थी? 16। तौल के यूनिट 16 के रेशियो में थी। 1/16 है ना। तौल के यूनिट, तौल के माप की इकाई 16 के यूनिट में थी। नेक्स्ट बात करते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरों पर यूनिकॉर्न, एक सिंग वाला गंडा। देखिए, जो 24 वाला एग्जाम हुआ था ना NTPC का 24 वाला, उसमें ये पूछा गया था कि हड़प्पा कालीन मोहरों पर क्या होता था? तो यूनिकॉर्न होता था, जिसको हिंदी में एक सिंग वाला गंडा कहते हैं ना। समझ के ध्यान रखिएगा।
और मोहर ज़्यादातर सेलखर यानी स्टीटाइट से बनी होती थी। मोहर ज़्यादातर किसकी बनी होती थी? सेलखर स्टीटाइट से बनी थी। तो जितना प्रश्न में हड़प्पा सभ्यता से कराया इससे बाहर आपका नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट हम इसे आगे की ओर वैदिक सभ्यता और महाजनपद काल को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।